हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का सैटरडे स्पेशल क्विज लेके आई हूं, जिसमें मैं आपको 50+ क्वेश्चंस कराऊंगी और ये मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज होगी। इसमें लगभग 40 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे, तो ध्यान से करिएगा सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उतने में नीचे लाइव चैट में सभी को अपने आंसर्स देने हैं। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली रात को 10 बजे क्विज लाइव होता है। ओके, तो डेली रात को 10 बजे आप लाइव आ सकते हैं, लाइव चैट पे अपने आंसर्स दे सकते हैं और कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो इसमें आपको टाइम काफी मिल चुका है। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? 1858। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? 1858 में, यानी कि 1857 में क्रांति हुई थी, 1858 में यह घोषणा पत्र आया था। किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? तो किस लेखक ने कहा है, क्या होगा इसका आंसर? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की बुक में इन्होंने ऐसे बोला है। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो 1904 में स्थापित हुआ था अभिनव भारत। पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, किस सन में स्थापित हुआ था अभिनव भारत? 1904 में। अब ये था क्या इनमें से? तो क्या होगा इसका आंसर? क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन। ओके, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन था ये। और ये किसने स्थापित किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है अभिनव भारत किसने स्थापित किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने स्थापित किया था। जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनने हैं आपको। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंधित था? आपको पता है समाचार पत्र वगैरह किसने संपादित किया था, खासकर स्वतंत्रता के समय? और हरियाणा के आपको पता होने चाहिए, एचएसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? है बी.आर. अम्बेडकर। मूक नायक समाचार पत्र किससे संबंधित था? बी.आर. अम्बेडकर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है? तो इनमें से भारतीय असंतोष का जनक किसको कहा, किसने कहा है तिलक को? पहले तो ये याद रखिएगा, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। अब ये कहा किसने था? तो क्या होगा इसका आंसर? वैलेंटाइन शिरोल। ओके, वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। चलिए 6 क्वेश्चन है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। तो न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ दोनों समाचार पत्र याद रखना है आपको, अलग अलग भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि न्यू इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित था या कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किससे संबंधित था, और पेपर में पूछा भी जा चुका है एक बार कि कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किससे संबंधित था। तो दोनों अलग अलग भी याद रखने हैं आपको अच्छे से। तो किससे संबंधित था इनका? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे था? एनी बेसेंट से था। देखिए आज मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, और जब तक मैं क्वेश्चंस बोलती हूँ तब तक आप ऑप्शंस देख चुके होते हैं, इतने में आप अपना आंसर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जिसको स्पीड में लग रहा है वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इनमें से क्या होगा इसका आंसर? है बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बाल गंगाधर तिलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बुक जो है इसका उत्तर बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा क्या होगा इसका आंसर? है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का संबंध किससे था? विशाख दत्त से था। मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। और हाँ, ये मौर्य वंश से संबंधित थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा बुलाया गया था? तो आपको पता है बौद्ध संगीतियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा इसका आंसर? है अजात शत्रु द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा बुलाया गया था? अजात शत्रु के द्वारा बुलाया गया था। और प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी वो हुई कहाँ थी? तो वो राजगृह में हुई थी, ये भी याद रखना है। अजात शत्रु द्वारा बुलाया गया था, राजगृह में हुई थी ये प्रथम बौद्ध संगीति। और जो इसका जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? तो क्या होगा इसका आंसर? है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है? आप बताइए। मौर्य राजप्रसाद से, मौर्य वंश से नहीं। राजप्रसाद मतलब जो राजमहल वगैरह था ना उनका, उससे उसकी बात कर रहे हैं। तो कौशाम्बी, तक्षशिला, हस्तिनापुर या कुम्भलहार? क्या होगा इसका आंसर? है टाइम आप, इसका आंसर होगा कुम्भलहार। ओके, कुम्भलहार जो है वो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित था। कुम्भलहार एक गांव है जिससे बस कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मौर्य राजप्रसाद
था। ओके, बना हुआ था, याद रखिएगा, कुम्भहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के किस शिलालेख जो अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख, अब आपको पता है कलिंग युद्ध कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर अशोक के संबंधित, तो किस अभिलेख में वर्णित है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है पेपर में। तो क्या होगा इसका आंसर? 13वें। अशोक के कौन से शिलाभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो 13वें अभिलेख में वर्णन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस अभिलेख को याद रखिएगा। वैसे तो अशोक के जो 13-14 अभिलेख है सभी याद रखने चाहिए, खासकर जो इंपॉर्टेंट एक रुम्मीदेई का अभिलेख है वो भी याद रखना चाहिए, लेकिन ये कलिंग का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तंजौर में स्थित प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो बताइए किसने बनवाया? क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा आपको कितना इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप होता है। क्या आंसर होगा इसका? चोल। ओके, राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जो चोल वंश था उसने बनवाया था, और ये राजा चोल ने बनवाया था। राजा का नाम भी याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला किस भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है? तो इनमें से बताइए किस में पाया जाता है? धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना या कडप्पा? दीजिए आंसर। क्वेश्चन इजी है और काफी बार रिपीट भी हो चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या होगा इसका आंसर? गोंडवाना। जो गोंडवाना है वहां पर भारत में कोयला पाया जाता है। ओके, गोंडवाना लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा इनमें से किन दो घाटियों को जोड़ता है? क्या होगा इसका आंसर? दीजिए। तो टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा कुल्लू एवं स्पीति। कुल्लू एवं स्पीति जो है उन दो घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा, और हाल ही में रोहतांग दर्रे का नाम बदल दिया गया है। उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ। 2020 तक के जितने भी बदले गए नाम है ना, उन पर मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ। आपको मिल जाएगी वीडियोस में, चेक कर लीजिएगा। ना मिले तो मुझसे लिंक मांग लीजिएगा नीचे। लेकिन आपको जितने भी नाम बदले गए अब तक के सारे याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है? तो क्या कारण है वर्षा का प्रमुख भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में? तो क्या होगा इसका आंसर? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। लेटराइट मृदा अधिकतर पाई जाती है, तो जो लेटराइट मिट्टी होती है वो अधिकतर कहाँ पाई जाती है इनमें से? बताइए क्या होगा इसका आंसर? कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? चलिए टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? कर्नाटका। लेटराइट मिट्टी अधिकतर कर्नाटका, केरला साइड पाई जाती है। ओके, कर्नाटक ऑप्शन में ना हो तो केरल मिले तो आप केरल पे मार्क कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे इनमें से? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? संत वीरभान। संत वीरभान सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका पेपर में एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के किस शहर में रतन आभूषण पार्क स्थित है? अब बताइए किस शहर में रतन आभूषण पार्क स्थित है? 19 का आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए। तो टाइम अप होता है। क्या होगा इसका आंसर? गढ़ी हसरू। हरियाणा के गढ़ी हसरू में रतन आभूषण पार्क स्थित है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। के किस शहर में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? अब बताइए कहाँ पर स्थित है? कुंडली, मानेसर, सादोपुर या मैम? क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा इसका? कुंडली। जो कुंडली है सोनीपत में, वहां पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है। कुंडली ऑप्शन में आ जाए तो आपको कुंडली मार्क करना है, और कुंडली ऑप्शन में नहीं होगा तो सोनीपत ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, तब आप सोनीपत मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्वासा आश्रम हरियाणा के किस नगर में स्थित है? अब बताइए किस नगर में स्थित है? दुबलधन, कलायत, शाणा या डोसी गांव? दीजिए आंसर। तो क्या होगा इसका आंसर? दुबलधन। दुर्वासा आश्रम हरियाणा के दुबलधन में स्थित है, और दुबलधन कहाँ है? झज्जर में। ऑप्शन में दुबलधन आए तो दुबलधन मार्क करना है, और मे भी ऑप्शन में दुबलधन ना भी आए तो झज्जर आएगा, ठीक है। झज्जर मिलेगा आपको ऑप्शन में, तब आपको झज्जर मार्क करना है। देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाकड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पर। इनमें से क्या गलत है अब आपको ये बताना है। वैसे आप इसका आंसर बहुत इजीली देना चाहिए आपको, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था इसका आंसर।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया था भले ही, लेकिन बताया तो था ना। आप जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान से सुनते होंगे इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? नागार्जुन सागर बांध वाला गलत है, ऑप्शन डी रॉन्ग है। अब देखिए भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? सतलुज नदी पर है, याद रखना आपको ये भी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ओके, ये भी याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर है। बताया था मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बांध भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो क्या होगा इसका आंसर? हरियाणा। हरियाणा राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। और हरियाणा में जो बाड़सा है ना, वहां पर ये स्थापित किया गया है। झज्जर जिला है, झज्जर जिले के पास। ठीक है, झज्जर जिला भी आ सकता है ऑप्शन में। किस देश के नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया है? अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए, और एक पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो क्या होगा इसका आंसर? अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान के नए संसद भवन का निर्माण है ना, वो भारत द्वारा किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? अब बताइए हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? 25 का आंसर क्या होगा? जल्दी दीजिए, ए बी सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए, बस 5 सेकंड का टाइम है। तो क्या होगा इसका आंसर? अधिक फसल उगाना। हरित क्रांति को स्टार्ट करने का उद्देश्य ही है अधिक से अधिक फसल उगाना। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा कौन सी फसलों पर पड़ा था? तो गेहूं और चावल पर पड़ा था। ये क्वेश्चन में पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एनिमल हस्बेंड्री अगर किसी को डिटेल में करनी है तो मैंने लगभग 10-12 वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से करा रखी है मैंने, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्विज भी करा रखे हैं। पेडोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? अब बताइए पेडोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? क्या होगा इसका आंसर? मिट्टी। ओके, मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी, यानी कि सोइल। ओके, सोइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग हो जाता है, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जहां मिलते हैं ना, तो वो रंग कौन सा हो जाता है? बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? सफेद, यानी कि व्हाइट। व्हाइट कलर हो जाता है। देखो आपने सुना भी होगा आरबीजी, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन। इनको आरबीजी को क्या बोला जाता है? इनको प्राइमरी कलर्स बोला जाता है। टीवी के जो रोड वगैरह होती थी ना पहले, जो स्टार्टिंग से, उनमें आरबीजी ही यूज किया जाता था, यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन। और जो बाकी के कलर्स वगैरह आते थे ना, वो इनके मिक्सचर से ही आते थे। ओके, जो बाकी के कलर दिखते थे, तो इन कलरों का होना बहुत जरूरी था। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन से बॉडी पार्ट पर इफेक्ट पड़ता है अल्जाइमर का? क्या होगा इसका आंसर? दीजिए जल्दी से। तो क्या होगा इसका आंसर? मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन। अल्जाइमर जो डिजीज है, जो रोग है, वो ब्रेन पर इफेक्ट डालता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है? ऑक्सीकारक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है या अपचायक होता है? सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश में डालना मैं भूल गई आपके लिए, मैं बता देती हूँ आपको। क्षारीय तो आपको पता ही होगा, बेसिक होता है, या अम्लीय क्या होता है? एसिडिक होता है, और एक ऑक्सीडाइज्ड होता है, और एक क्या होता है? रिडक्शन से रिलेटेड है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? अम्लीय। ओके, यानी कि एसिडिक होता है जो सोडा वाटर होता है वो। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? दीजिए आंसर। मूंगफली, मक्का, मसूर या दान? तो क्या होगा इसका आंसर? मसूर। जो मसूर है वो खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा खाने का सोडा है? तो इसमें से आपको बताना है खाने का सोडा कौन सा है। दीजिए आंसर, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ये हरियाणा के ग्रुप डी के पेपर में भी पूछा गया था, 2019 में जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे ना, उनमें। तो क्या होगा इसका आंसर? 2019 में नहीं, शायद 2018 के एंड में हुए थे वो पेपर, तो उन्हीं में पूछा गया था। तो क्या होगा इसका आंसर? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लोटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है? यानी कि ब्लड क्लोट बहुत जल्दी से बन नहीं पाता। जब चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा ना, ऊपर एक कुछ आ जाता है लेयर सी, वही होता है खून का थक्का या ब्लड क्लोट जिसे बोलते हैं। तो वो जल्दी से आ जाता है। लेकिन जिस किसी में
किसकी कमी होती है? विटामिन के। विटामिन के की कमी होती है ना, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, यानी कि खून का थक्का जल्दी से नहीं जम पाता है और खून बहता ही रहता है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? यानी कि ये एसिड्स के नाम दे रखे हैं मैंने नीचे आपको, तो आपको बताना है इनमें से किस एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अब बताइए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या उपयुक्त सभी? जिसको इनके केमिकल फॉर्मूले पता होंगे वो इजीली आंसर दे पाएगा। साइंस जिसकी थोड़ी ठीक ठाक भी होगी, जिसकी वीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एनसीईआरटी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर वाइज अच्छे से, और उसमें आपको कंप्लीट डिटेल से अच्छे से साइंस कराई जाएगी, खासकर 9th 10th की तो ज़रूर कराई जाएगी, और बाकी के भी जो एनसीईआरटी बुक्स होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगे वो चैप्टर्स भी कराए जाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। अब HCl में कहीं ऑक्सीजन है? नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। अब आपको पता होना चाहिए, आपने किया भी होगा ये, तो क्या होगा इसका आंसर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि 110। अब आपको पता होगा ना बाइनरी कोड के बारे में सब कुछ। चलिए किसी किसी स्टूडेंट को पता नहीं है, मैं लिख देती हूँ। अब देखिए क्या होता है इसमें, जैसे हम लिखते हैं, देखिए एक की, इसमें देखिए 4 बार 1 आ गया, 4 बार 0 आ गई, इस तरीके से। चलिए अभी तो आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको बाद में बताती हूँ अच्छे से डिटेल में। अब आपका बाइनरी नंबर जो चैप्टर है वो अलग से कराएंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। लौंग निम्न में से प्राप्त होता है? एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है ये। लौंग किससे प्राप्त होता है? जड़ से, तने से, फल से या पुष्पकली से? दीजिए आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। तो क्या होगा इसका आंसर? पुष्पकली से। ओके, पुष्पकली से। अब आपने लौंग देखी भी होगी ना, वो फ्लावर जैसी सी लगती है हाथ में लेते हो तो आप इसे तरीके से याद रख लीजिए, पुष्पकली से। ओके, यानी कि पुष्प की कली से। निम्न में से युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनमें से युद्ध के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? बताइए। रण, समर, संग्राम या उपरोक्त सभी? आज हिंदी की क्लास आई थी समास की, आई होप सबको अच्छी लगी होगी। और अभी जो हिंदी का भी एक बार कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपका हिंदी व्याकरण होने के बाद मैं आपको खुद कंप्लीट ट्रिक के साथ भी व्याकरण कराऊंगी। ओके, ट्रिक के साथ। अभी डिटेल में नीरू मैम करा रही है आपको, उसके बाद ट्रिक के साथ मैं कराऊंगी, और साथ ही आपका क्विज भी लूंगी। बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज आपको लगभग एक टॉपिक पर 50-100 क्वेश्चंस करा दूंगी आपको, ताकि कुछ छूटे ही ना आपका। ठीक है, तो अभी डिटेल में नीरू मैम से करिए, उसके बाद ट्रिक के साथ मैं आपको खुद भी कराऊंगी। तो क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी, यानी कि रण, समर, संग्राम, ये सारे के सारे युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है डैश वे शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। पूर्व मतलब पहले। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ इसका आंसर। बताइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जब मैं बताती हूँ तो मैंने आपको बताया है। तो क्या होगा इसका आंसर? उपसर्ग। मैंने आपको बताया भी है कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। मैंने आपको उपसर्ग कराया है ना, जब मैं डेली क्विज कराती हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरी स्टार्टिंग से क्विज अटेंड कर रहे हैं ना, उनको तो वैसे भी पता ही होगा उपसर्ग क्या होता है। और जो न्यू स्टूडेंट्स है, प्लीज़ स्टार्टिंग से क्विज देख लीजिए, फर्स्ट से लेकर। आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं हिंदी के। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है। और प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है। तो याद रखिएगा, उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। डिटेल में भी करेंगे इनको, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अना प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? अब मैंने आपको बताया था, उपसर्ग आगे लगकर शब्द का मतलब बदलते हैं और प्रत्यय पीछे लगकर शब्द का मतलब बदलते हैं। यानी कि अना जो है ये एक प्रत्यय है जो किसी शब्द के पीछे आ रहा है। तो आप बताइए कि किस किस के पीछे आ रहा है इनमें से? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि ए और बी दोनों। आप देखिए, भावना, भाव जमा अना। ठीक है, भाव जमा अना, पीछे क्या आ गया? अना आ गया। तो मैंने आपको बताया है प्रत्यय पीछे लगता है, और पीछे उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे, लेकिन प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। अब देखिए, कामना, काम जमा अना। ओके, अब पीछे क्या आ गया? अना। इसमें भी पीछे प्रत्यय लग के अना आ रहा है, तो दोनों शब्दों में क्या आ गया? प्रत्यय आ गया। आई होप प्रत्यय थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको। नेक्स्ट है संप्रदान कारक का उदाहरण चुनिए। अब बताइए संप्रदान कारक कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। अब देखिए, यही क्यों होगा इसका आंसर? संप्रदान कारक ही क्यों है इसमें? अब देखिए, कारक की विभक्ति आई होप सबने लर्न कर ली होगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, बचपन में आपने पढ़ी भी होंगी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान में क्या आ गया? के लिए।
अब संप्रदानी पूछा है तो इसमें देखिए के लिए किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है ना, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, तो के लिए आ गया तो ये संप्रदान हो गया। ओके, आप विभक्ति से इजिली पता कर सकते हैं कि कारक कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें से बताना आपको शुद्ध कौन सा है, आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मात्राएं मैं आपको कराऊंगी एग्जाम के ठीक टाइम पे, जब आपकी किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाती है ना, उस टाइम पे मैं आपको मात्राएं कराऊंगी। मात्राएं मैं आपको ऐसी करा दूंगी कि आप गलत कर ही नहीं सकते। ओके, मात्राएं आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आशीर्वाद, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए किसी किसी को दिक्कत होगी कि रे चढ़ाया कहाँ जाता है, तो मैं आपको आज एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। आप ना कभी भी ना ऊपर जो रे चढ़ेगा ना, उसमें कभी लाइफ में गलती नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिए, आशीर्वाद, आशीर रे यहाँ पर आना है, शी के बाद आ रहा है ना रे, तो और वा और शी के बीच में आ रहा है, तो रे हमेशा उस शब्द पर चढ़ाया जाता है जो बाद में आता है। अब देखिए आशीर्वाद, शी और वा के बीच में किसकी आवाज आ रही है, रे की आवाज आ रही है, तो हमेशा बाद वाले शब्द पर रे चढ़ाया जाता है। जैसे कि आशीर्वाद वे पे रे चढ़ाया गया। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। करम, करम, ठीक है, कै रे मैं, कै और मैं के बीच में रे की आवाज आ रही है, तो मैं पे चढ़ गया, बाद वाले पे चढ़ गया। ओके, गर्दन, गर्द, गर्दन, गे और दे के बीच में रे की आवाज आ रही है ना, तो फिर से बाद वाले पे चढ़ गया। तो जब भी कहीं पर आपको कंफ्यूजन हो ना कि रे किस पे चढ़ाया जाएगा, तो हमेशा बाद वाले पे चढ़ता है। जिन दो शब्दों के बीच में रे की आवाज आ रही है ना, तो हमेशा बाद वाले पे रे चढ़ा दो। ओके, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छी ट्रिक है। आप कभी रे गलत नहीं करेंगे, ऐसे रे कभी गलत नहीं चढ़ाएंगे। ओके, ऐसे ही मैं आपको और मात्राओं की भी ट्रिक बताऊंगी, इस पर एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया है? अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बोला है कि याद करिएगा, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मैंने इसलिए डाला है। तो क्या होगा इसका आंसर है 330। ओके, आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो इनमें से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा कानून द्वारा संसद, यानी कि जो संसद है वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है। चलिए नेक्स्ट, बाकड़े कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? तो बताइए बाकड़े कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? इनमें से पैर में, हाथ में, बाजू में या कानों में? दीजिए आंसर। अब ये जो आभूषण और ये है, ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी आपकी हरियाणा जी के भी स्टार्ट करते हैं, बस मुझे नेक्स्ट वीक तक का टाइम दे दो, फिर आपको डेली दिन में भी क्लास मिल जाया करेंगी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, पैर में। बाकड़े पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। शिमला का नया नाम क्या रखा गया? अब जैसे कि आपको पता है बदले हुए नाम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो शिमला का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं फिर बोल रही हूँ, देख लेना 2020 तक के अब तक के बदले हुए नाम। ओके, मैंने डाल रखी है, अगर किसी को लिंक ना मिले तो कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। तो इसका आंसर क्या होगा, श्यामला। शिमला का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्यामला रखा गया है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वसायुक्त दूध के लिए प्रसिद्ध भैंस है। अब मैंने सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध भैंस नहीं पूछी है, यहाँ पर सर्वाधिक वसायुक्त दूध के लिए प्रसिद्ध भैंस पूछी है। अब मैंने जब आपको पशुओं की नस्ल कराई थी एनिमल हस्बेंड्री में ट्रिक के साथ, तब मैंने आपको पशुओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डाले थे साथ साथ। जैसे बकरी की नस्ल कराई तो पीछे बकरी से इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले थे, भैंस की नस्ल कराई तो भैंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले थे। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसने ध्यान से देखे होंगे ना, वो इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर है भदावरी। ओके, जो सर्वाधिक वसायुक्त दूध यानी कि वसायुक्त यानी कि सबसे ज्यादा फैट युक्त जो दूध है, उसके लिए प्रसिद्ध भैंस कौन सी है? भदावरी भैंस प्रसिद्ध है। और जिसने एनिमल हस्बेंड्री की वो वीडियो नहीं देखी है ना, पशुओं की नस्ल ट्रिक्स और उससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। नेक्स्ट है, टीवी शो रोडीज में एंट्री करने वाला हरियाणा का कौन सा लड़का है? अब बताइए कौन सा लड़का? ये करंट अफेयर है हरियाणा का, बताइए क्या होगा इसका आंसर? हरियाणा के मई महीने के करंट अफेयर जिसने देखे हैं वो इसका आंसर इजीली दे पाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डाल दिया है रिवीजन के लिए।
तो क्या होगा इसका आंसर? अल्फा बीटा। टीवी शो रोडीज में एंट्री करने वाला हरियाणा का कौन सा लड़का है? अल्फा बीटा। और जिसने मई महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मई महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होमवर्क। सिनोनिम ऑफ कैंडोर, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इमोशन, बी कंसर्न, सी फ्रैंकनेस, डी वोकेशन। दीजिए आंसर, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि फ्रैंकनेस। अब देखिए कैंडोर का सिनोनिम फ्रैंकनेस कैसे होगा? कैंडोर क्या होता है? निष्कपटता, स्पष्टवादिता, यानी कि जिसके अंदर छल कपट ना हो, जो इंसान स्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर कट हो, साफ कहे जो भी हो, ठीक है। और फ्रैंकनेस भी क्या होता है? जो बिल्कुल फ्रैंक हो, क्लियर कट बोले जो भी बात हो, ठीक है, चीज़ों को उलझाए ना, साफ बोले, ठीक है, कोई कुछ भी माने, बुरा माने भला माने, क्लियर कट। तो कैंडोर का सिनोनिम क्या होगा? फ्रैंकनेस। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। इमोशन, अब इमोशन का तो सबको पता ही होगा क्या होता है, इमोशंस भावनाएं, ओके, तो इमोशन क्या हो गया? भावना। कंसर्न, कंसर्न क्या होता है? चिंता, यानी कि किसी के लिए कंसर्न होना, ठीक है, तो ये कंसर्न क्या हो गया? चिंता, ठीक है, यानी किसी के लिए कंसर्न होना कि वो क्या कर रहा है, वो ठीक है नहीं है, ओके, आप समझ गए होंगे। वोकेशन, वोकेशन क्या होता है? एक जैसा कार्य करने वाले लोगों का समूह, उसको बोलते हैं वोकेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ डेनाउंस, आप बताइए। ऑप्शन ए प्रेज, बी नोटोरियस, सी इंटेंस, डी ड्रेड। आप दीजिए आंसर जल्दी से, ओनली 5 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि प्रेज। आप देखिए डेनाउंस क्या होता है? किसी की निंदा करना, ओके, डेनाउंस मतलब किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो अब किसी की बुराई करना का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो प्रेज क्या होता है? प्रशंसा करना। तो निंदा करना का उल्टा प्रशंसा करना। तो डेनाउंस का एंटोनिम क्या हो गया? प्रेज। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। नोटोरियस, नोटोरियस मैंने आपको बता रखा है, बदमाश, शरारती, उसे बोलते हैं नोटोरियस, ओके। इंटेंस, इंटेंस क्या होता है? गंभीर, ओके, इंटेंस होता है कुछ भी गंभीर, ओके, कहते हैं ना काफी इंटेंस सिचुएशन है ये, इंटेंस यानी कि गंभीर, ओके। ड्रेड, ड्रेड क्या होता है? डराने वाला, ओके, कुछ भी डराने वाला हो, कोई चीज़ हो तो उसे क्या बोल देते हैं? ड्रेड, ओके। और डेनाउंस का एंटोनिम क्या है? प्रेज, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम। हिज विनिंग द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इज ए फीदर इन हिज कैप। इन हिज कैप आएगा यहाँ पे, ओके, ए फीदर इन हिज कैप का इडियम बताना है आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए फीदर एडेड टू हिज कलेक्शन, एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड, एन एक्साइटिंग इवेंट, ए प्राइज नो वन एल्स हैज वॉन। दीजिए आंसर जल्दी से, ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, टाइम आप। इसका आंसर क्या होगा? एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड, ओके, यानी कि कोई भी अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या होता है? उपलब्धि, ओके, कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना। एन अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि, ऑफ विच ही कैन बी प्राउड, यानी जिस पर वो प्राउड कर सके, यानी कि गर्व कर सके। तो ए फीदर इन हिज कैप क्या हो गया? एन अचीवमेंट ऑफ विच ही कैन बी प्राउड, वो उपलब्धि जिस पर वो गर्व कर सके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इडियम, ये भी पेपर में बार बार रिपीट होता रहता है, ध्यान से करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, डिबेचरी, बाइगैमी। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए क्या होगा इसका आंसर? टाइम अप होता है। पॉलीएंड्री, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए द कस्टम ऑफ हैविंग, रिवाज होना, हैविंग क्या? मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि एक से ज्यादा। मोर देन वन क्या हो गया? एक से ज्यादा। हस्बैंड यानी कि पति, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर एक से ज्यादा हस्बैंड रखने की प्रथा को क्या बोला जाता है? पॉलीएंड्री, ओके। अब बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या होता है? एक से ज्यादा पत्नियां रखने की प्रथा को पॉलीगैमी बोलते हैं, और एक से ज्यादा पति रखने की प्रथा को पॉलीएंड्री बोलते हैं। डिबेचरी, इसको ये क्या बोलते हैं? जो कामुक गतिविधियों में जो इन्वॉल्व होना, उसको डिबेचरी बोल देते हैं, ओके, कामुक गतिविधियों में शामिल होना। बाइगैमी, बाइगैमी होता है दो पत्नियां एक साथ रखने की प्रथा, ठीक है। पोली हो तो एक से ज्यादा, और बाई हो तो दो, ओके, बाई हो तो दो, और पोली आ जाए तो दो से भी ज्यादा, यानी एक से ज्यादा, कई कितनी भी हो सकती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे फर्क बाई और पोली में। चलिए अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में आंसर मत दीजिएगा प्लीज, नीचे आंसर दीजिएगा ताकि मैं एटलीस्ट चेक तो कर सकूं अच्छे से, और आपको रिप्लाई तो कर सकूं अच्छे से कि इसका आंसर क्या होगा, आपको एक्सप्लेन तो कर सकूं।
किसी को आता हो या नहीं आता हो, आंसर सभी को देने हैं। अगर आप गलत भी देंगे तो एटलीस्ट मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करती हूँ और बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर ही नहीं देंगे तो आपको एक वर्ड याद कैसे होगा। तो जो भी आपको लगे, जैसा भी आपको आए, इसका आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स नीचे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देके जाएंगे। एंटोनिम ऑफ बाइगोटेड, ऑप्शन ए टॉलरेंट, बी डेमोक्रेटिक, सी फ्लेक्सिबल, डी ओपन। ओके, तो पहले ही हार मान के मत बैठ जाना। आप गलत दोगे सही दोगे, एटलीस्ट आपको एक वर्ड तो याद होगा ना अगर आप गलत भी दोगे तो। और ये वो कैब मैं जो पहले पूछ चुकी हूँ उन्हीं में से कराती हूँ। तो जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं उनको आना चाहिए, और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगी, एटलीस्ट आपको लर्न तो होगा ना। तो चलिए अब सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स स्कोर टाइप कर दीजिए अपना। और जिसने स्कोर टाइप कर दिया है सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और जो बेल आइकन में है उसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है। और हाँ, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, मैंने हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हरियाणा के पेपरों में पहले पेपरों में पूछे जा चुके हैं उनकी वीडियोस भी डाले हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और जिसको एनिमल हस्बेंड्री करनी है, एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मैंने डाले ही हैं, साथ ही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी आपको। तो एनिमल हस्बेंड्री और हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ ही इंडियन जीके के क्वेश्चंस भी मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं, देख लीजिएगा। और हाँ, साथ में मैं हरियाणा के भी करंट अफेयर्स कराती हूँ, तो मैंने मई महीने के हरियाणा के करंट अफेयर्स भी डाल रखे हैं। तो हरियाणा के जिसको करंट अफेयर्स करने हैं मंथली, वो भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी, तो उनको देखना मत भूलिएगा। जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो इससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, साथ ही इसका आंसर भी देना मत भूलिएगा। और हाँ, न्यू स्टूडेंट्स को फिर से बोल रही हूँ, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपको कोई चेंज कराना हो तो आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर दूँगी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।